जय साजन, मैं मुद्राज चौहान स्वागत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नाम वाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8वीं का इतिहास का अध्याय 6, जिसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, अंग्रेजों के समय जो जनता को उनको जो शिक्षा प्राप्त करवानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमारा अध्याय का नाम है और जान लिया कि देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है इसने जो शिक्षा के बारे में जो कुछ किया है इसका भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बारे में बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति और समाज पर ब्रिटिश शिक्षा का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले है उसने क्या किया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिक्षा के बारे में अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप देखो अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन। ठीक है, अंग्रेज लोग हैं जो भारत को ऐसा मानते थे कि भारत है वो सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, जो भारत की भाषा शिक्षा है वो भी अंग्रेजों की तुलना में पिछड़ी हुई। ठीक है, और जो भारत का जो साहित्य है वो भी अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो पूर्व के जितने भी देश है, एशिया महाद्वीप के देश है, वो यूरोप की तुलना में कम सभ्य लोग है। ठीक है, मतलब असभ्य लोग है, इतने विकसित नहीं है। ठीक है, आधुनिक लोग नहीं है, वो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं इस तरह से। ठीक है, आप देखो ब्रिटिश शासक मानते थे कि उनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि भारतीयों में बदलाव करना भी है। ठीक है, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हम सिर्फ यह शासन करें। ठीक है, बदलाव कि भारतीय समाज में भी बदलाव करना था। ठीक है, भारतीय समाज को सभ्य बनाने की चुनौती। ठीक है, उनको उस समय भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए की चुनौती थी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भारत में जो पहले शिक्षा चल रही थी वो ऐसी गुरुकुल परंपरा थी, उसमें जैसे कोई गुरु हैं वो बिना के मतलब उस टाइम किताबों का उपयोग नहीं होता था, ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि गुरु शिष्य सामने बैठ रहा है और गुरु उनको शिक्षा दे रहा है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की अलग थी। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा का निर्माण करना। ठीक है, अंग्रेज चाहते हैं हमारी प्रजा अच्छी हो। ठीक है, मतलब जैसा जैसा करें तो ये हमारे प्रजा ही है। इन सवालों पर कई दशकों तक बहस चली। ठीक है, बहस चली गई। ठीक, बहस मतलब चर्चा चली इन सवालों पर। ये कुछ अंग्रेज है और जो भारतीय हैं। ठीक है, आप देखो प्राच्यवादी परंपरा। ठीक है, प्राच्यवादी परंपरा यानी जो भारत की पुरानी परंपरा है उसको वो कैसी थी उसके बारे में। ठीक है, अंग्रेज शिक्षा के सामने ये था कि अंग्रेज शिक्षा अलग थी और भारतीय शिक्षा अलग थी। उसमें प्राच्यवादी परंपरा, प्राच्यवादी का मतलब होता है कि जो भारत या अरब देश है या एशिया के साहित्य, भाषा और संस्कृति के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं या उनको प्राच्यवादी। ठीक है, प्राच्यवादी कहते हैं। जो भारत या एशिया महाद्वीप की भाषा या संस्कृति के बारे में जानकारी रखते हैं उनको प्राच्यवादी कहते हैं। ठीक है, अब देखो विलियम जेम्स 1783 ईस्वी में कलकत्ता में जूनियर जज के पद पर तैनात हुए। ठीक है, विलियम जज, अपन ने जो ऊपर फोटो देखा था वो विलियम था। ठीक है, विलियम जेम्स का था। ठीक है, वो एक भाषाविद थे। ठीक है, भाषाविद का मतलब होता है जो भाषा और भाषा के जो आंतरिक रूप है उसके बारे में पूर्ण विस्तार रूप से जिसको जानकारी होती है वो भाषा में करता है। ठीक है, ये भाषा किस प्रकार की है, कैसे कहाँ से है ये। ठीक है, जो विलियम जेम्स थे वो एक भाषाविद थे। ठीक है, इनको कौन कौन सी भाषा के बारे में मतलब अधिक जानकारी थी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी के 11। ठीक है, विलियम जेम्स इन सभी भाषाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, वो भाषाविद थे। और संस्कृत विद्वानों से भाषा की बारीकी सीखी। ठीक है, अपन जो ऊपर चित्र में देख रहे हैं ये जो है ये प्राच्यवादी लोग, प्राच्यवादी जो है भारतीय जो भारतीय जो ग्रंथ है उनके बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं, जैसे फारसी लोग हैं। ठीक है, और ये विलियम जेम्स है जो इनसे जो भारतीय ग्रंथ वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दर्शन, धर्म, कानून और अंकगणित के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। विलियम जेम्स ने भारतीय जो संस्कृत विद्वानों से भाषा के बारे में सीखी, संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की।
की और दर्शन, धर्म, कानून और अंकगणित के जो प्राचीन ग्रंथ है भारतीय, उनके बारे में विलियम जेम्स ने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब है देखो एशियाटिक सोसाइटी का गठन। ठीक है, विलियम जेम्स और कोलबर्ग मिलकर एशियाटिक सोसाइटी का गठन करते हैं। उसको क्या होती है, ठीक है, देखो संस्था का निर्माण। ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी है ये संस्था है जो कलकत्ता में स्थापित हुई थी, जो ठीक है, जो विलियम जेम्स और कोलबर्ग ने मिलकर गेट कर रखी। ठीक है, विलियम जेम्स और कोलबर्ग ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी क्या काम था, देखो इसका था एशियाटिक रिसर्च, शोध पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के अतीत को पुनर्जीवित करना का प्रयास करना। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना और लोगों के सामने रखना, उनके बारे में बताना। ठीक है, सभ्यता का, संस्कृति के ज्ञान प्राप्त करना, प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये इसका काम था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी का प्राचीन ग्रंथ। ठीक है, उनका मानना था कि प्राचीन ग्रंथ ही भारत के भावी विकास का आधार बन सके। ठीक है, जो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो ही जो भारत के आगे विकास हैं या विकास का आधार बन सकते हैं, जो भारत के प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया और उनमें से ग्रंथों से प्राप्त। ठीक है, अब देखो इन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है, अपनी किताब के अंदर दे रखी है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द हैं कि उनसे क्या मतलब है। ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, प्राच्यवादी। ठीक है, मैंने पहले बताया जो एशिया महाद्वीप या भारतीय लोग हैं, जो भारतीय और एशिया या अरब देश है, उनकी जो भाषा संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान रखते हैं वो प्राच्यवादी हैं। ठीक, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी लोग कहलाते हैं। ठीक है, अब एक मुंशी शब्द है। ठीक है, और बहुत बार सुनते हैं मुंशी क्या होता है, जो फारसी भाषा के बारे में जानकारी रखता है वो मुंशी कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में फारसी, जिसको फारसी पढ़नी लिखनी बोलनी आती है वो मुंशी कहलाता है। ठीक है, फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाए जाने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो फारसी के बारे में जानता है वो मुंशी कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक मदरसा। ठीक है, मदरसा के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में इस्लामिक धर्म या इस्लामिक में या जो अरबी लोग हैं वो जो शिक्षा का जो केंद्र होता है उसको मदरसा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है उसमें हम गुरुकुल बोलते थे। ठीक है, जो हिंदू धर्म में जो है, ठीक है, और जो इस्लामिक धर्म में है, जो कुरान वगैरह है या इस्लामिक धर्म के बारे में जो जानकारी है पढ़ाया लिखा जाता है इस्लामिक धर्म में, वो मदरसा पढ़ा जाता है। ठीक है, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ठीक है, मदरसा क्या है, तो सीखने का स्थान है जहाँ से ज्ञान प्राप्त की जाती है, और अरबी भाषा में जैसे अपन अभी स्कूल बोल रहे हैं, स्कूल सीखने का स्थान है, उसी प्रकार अरबी भाषा में सीखने के स्थान को मदरसा कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखना। अब आ जाओ वॉरेन हेस्टिंग और स्थानीय ज्ञान। ठीक है, हेस्टिंग किस प्रकार से मानता था स्थानीय ज्ञान, उसके बारे में बात करें। ठीक है, उसमें जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग प्राच्यवादी का प्रबल समर्थक था। ठीक है, प्राच्यवादी लोगों का प्रबल समर्थक था। इसका मतलब ये है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में ज्ञान रखता है, उनके बारे में वॉरेन हेस्टिंग समर्थन था। ठीक, समर्थक करा था कि प्राच्यवादी लोग ज्ञान करें। 1781 से अरबी और फारसी के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में अरबी और फारसी भाषा सीखने के लिए, भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला। ठीक है, और 1781 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज, जिसे हम बनारस हिंदू कॉलेज बोलते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखना कब की गई, दोनों ध्यान ध्यान, ये वॉरेन हेस्टिंग शासनकाल में हुई थी, इसमें करवाई थी, क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग जो भारतीय लोगों के बारे में, जो भारतीय लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका एक था कि भारतीयों में अपने प्रति मतलब अपने प्रति, ठीक है, जनता का दिल जीतना। ठीक है, इसका लक्ष्य ये था कि प्राचीन ग्रंथों के जरिए देशी जनता का दिल जीतना। ठीक है, चाहता था कि लोग इसको माने, ये लोगों के दिल में जगह करता था। इसलिए ये लोग हैं जो फारसी और अरबी का ज्ञान रखते हैं, जो हिंदू के धर्म का ज्ञान रखते हैं, उनके बारे में समर्थन था। ठीक है, अब देखो पूर्व की आलोचना, जो ये मैकाले वगैरह आए हैं जो अंग्रेज शिक्षा के प्रचार करते हैं। ठीक है, जो अंग्रेज शिक्षा के बारे में प्रचार करते थे वो पूर्व के लोगों की आलोचना करते। ठीक है, पूर्व की आलोचना, पूर्व मतलब जो भारतीय लोग हैं वो या एशियाई हैं या अरब के लोग हैं या इनके प्राच्यवादी ज्ञान रखते हैं, उनकी आलोचना। ठीक है, इनका जो ज्ञान है वो किस प्रकार का है, अवैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, इनके जो ज्ञान में है वो परंपराएं या मान्यताएं वगैरह हैं वो, ठीक है, अवैज्ञानिक है, यानी इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, वैज्ञानिक तर्क नहीं है, ऐसे लोग मान रहे हैं। ठीक है, पूरी समाजों के ज्ञान में त्रुटियों से भरा हुआ। ठीक है,
और अवैज्ञानिक माना गया, ठीक है। जो विज्ञान में त्रुटियां बहुत है। सतही साहित्य, ठीक है, जो भूया में अंग्रेजी अफसरों के अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और काम चलाओ, ठीक है। ऐसा अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो भारतीय या पूर्वी साहित्य है वो पूर्व का साहित्य है, वो कोई कुछ खास नहीं है, ठीक है, काम चलाओ साहित्य है, बस ज्यादा कोई गहराई में कुछ लिखा नहीं गया, ठीक है। और जेम्स मिल का मत है, ठीक है, जेम्स मिल के बारे में बात करें। जेम्स मिल का क्या मत था, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य जो अभी हमने पढ़ा कि गवर्नेस्टिंग का शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान के भारतीय ग्रंथों का प्रचार करके जनता का दिल जीतना था, ठीक है। लेकिन विलियम जेम्स ऐसा था कि शिक्षा सिर्फ लोगों का दिल जीतना नहीं, लोगों को ज्ञान देना भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा लोगों का दिल जीतना है, ठीक है, लोगों को जानकारी देना है, लोगों को नई नई चीजें सिखाना, ये शिक्षा होती है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य दिल जीतना नहीं बल्कि उपयोगी चीजें सिखाना होना चाहिए, ठीक है। ये जेम्स मिल रखता है, ठीक है। और आप समझ रहे गवर्नेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया पहले कि उनका क्या नजरिया था भारत के प्रति या शिक्षा के प्रति क्या नजरिया था उनके बारे में, ठीक है। अब बढ़ते हैं मैकाले का कड़ा दृष्टिकोण, ठीक है। जैसे आप मानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो या जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा है ये लॉर्ड मैकाले हैं, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार, ठीक है, तो ये लिखा है मैकाले का कड़ा दृष्टिकोण, ठीक है। तो मैकाले के बारे में बात करते हैं। मैकाले भारत को एक असभ्य देश मानते थे, जैसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले हैं वो ऐसा मानते थे कि भारत है वो एक असभ्य देश है, इसको सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है, ये मैकाले ऐसा मानते थे, ठीक है। और मैकाले ये भी मानते थे कि जो भारतीय ज्ञान है वो यूरोप की ज्ञान की तुलना में बहुत ही कमजोर और बहुत ही पिछड़ा पड़ा गया, ठीक है। यूरोपीय ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ये पूर्वाग्रह से या जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो यूरोपीय ज्ञान है उसको भारतीय या एशिया के ज्ञान की तुलना में बेहतर मानते थे, ठीक है। प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद करने का विरोध किया, ठीक है। जो गवर्नेस्टिंग है उन्होंने प्राच्यवाद का समर्थन किया कि पढ़कर, लेकिन जो मैकाले हैं इन्होंने विरोध किया कि प्राच्यवादी ज्ञान पर पैसा नहीं करना, खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है, सरकारी रूप से पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्राच्यवादी ज्ञान को इतना अच्छा नहीं मानते, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को विकास का एकमात्र रास्ता बता, ठीक है। लॉर्ड मैकाले बताइए अंग्रेजी भाषा ही एकमात्र विकास का रास्ता है, ठीक है। अब देखो लॉर्ड मैकाले कथन है जो अपना ध्यान दे देता है, ये भी जरूरी है आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये लॉर्ड मैकाले कथन है, ये टीवी मैकाले या मैकाले बोल सकते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ऐसा मानते थे कि जो अगर माने कि भारत और तुलना की जाए कि यूरोपीय ज्ञान की और भारतीय ज्ञान की या एशिया ज्ञान की, तो भारत एशिया के जो यूरोपीय ज्ञान का कि यूरोपीय पुस्तकालय में जो एक कोना होता है वो उसके बराबर पूरा अरब का और हिंदुस्तान का पूरा ज्ञान की तुलना की, ठीक है। अब देखो नए बदलाव किया गया, ठीक है, शिक्षा के लिए नए बदलाव, नए शैक्षणिक बदलाव, क्या क्या बदलाव किए गए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने बदलाव किए जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार था। तो देखो अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई, पहले जो गवर्नेस्टिंग था वो तो समर्थन था प्राच्यवाद का, ठीक है। तो जो भाषा की जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन मैकाले ने भाषा कौन सा बनाया, अंग्रेजी भाषा माध्यम बनाया, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य, ठीक है। उच्च शिक्षा जो अधिक जो प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ठीक है, अंधकार के मंदिर, ठीक है। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जो मदरसे वगैरह हैं इनको या संस्कृत और मदरसे संस्थानों को अंधकार का मंदिर कहा, या याद रखना कि अंधकार का मंदिर किसे कहा गया है और किसने कहा, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान बनता पाठशाला और जो मदरसे हैं जो इस्लामिक धर्म का ज्ञान देते हैं उनको अंधकार का मंदिर कहा, ठीक है। नई पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, नई पाठ्य पुस्तकें लागू की गई, ठीक है। अंग्रेजी में नई किताबें छपना और स्कूलों में वितरित करना शुरू किया गया, ठीक है। अंग्रेजी में नई किताबें शुरू हुई, हम पढ़ते हैं आपको। अब देखो वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी, ठीक है। ये नैतिकता के बारे में बात है, ठीक है। चार्ल्स वुड ने नीति पत्र में शिक्षा के व्यवहारिक और आर्थिक लाभों पर जोर दिया, ठीक है। इन्होंने नैतिक पत्र में शिक्षा के व्यवहारिक और आर्थिक ज्ञान पर जोर दिया, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य शिक्षा का विस्तार करना, ऐसा उन्होंने जो ये गुण विषय है कि ये मानते थे कि लोगों में व्यापार और वाणिज्य की शिक्षा ज्ञान देना चाहिए, ठीक है, लोगों को जानकारी देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग
करना, ठीक है। भरोसेमंद और ईमानदार कर्मचारी तैयार करना, ठीक है। इस शिक्षा के माध्यम से प्राप्त है कि जो ये शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ये लोग हैं वो अंग्रेजों के प्रति जो व्यापार करेंगे उनके प्रति वफादार रहेंगे और ईमानदार रहेंगे और वाणिज्य और इनमें हाथ सहयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो नैतिक उत्थान, ठीक है। यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार होगा और वे शासन के प्रति वफादार रहेंगे, ठीक है। जो भारतीय लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनमें नैतिक विकास होगा और वो यूरोप के प्रति वफादार रहेंगे, ठीक है, या यूरोपीय शासन के प्रति वफादार रहेंगे। ये था वुड डिस्पैच, ठीक है। ये फुल हो गया ऐसा आया नहीं सर, ठीक है। तो उच्च शिक्षा का विस्तार, ठीक है, उससे अपन पढ़ते हैं जो 1855 शिक्षा माध्यम बनेगा, ठीक है। 1855 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार के निर्णायक कदम उठाएगा, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए सरकारी विभागों का गठन किया गया। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये उच्च शिक्षा के लिए उठाए गए कदम है, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं प्रचारकों की भूमिका, ठीक है। शिक्षा के प्रचारकों में और किसी ने भूमिका निभाई उनके बारे में बात करते हैं। प्रचारकों की भूमिका, ठीक है। प्रचारकों का मानना था कि नैतिकता केवल ईसाई शिक्षा से संभव है, ठीक है, यानी ईसाई धर्म की शिक्षा देकर नैतिकता लोगों में पता की जा सकती है। ये जो प्रचारक हैं उनका मानना था, जो मिशनरी वगैरह है ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनकी मानना, ठीक है। विलियम क्रे, ये एक नाम है, आप देख रहे हैं, ये विलियम क्रे, ठीक है। विलियम क्रे श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद करते हैं, ठीक है, कलकत्ता मोतासीराम। और सरकार स्थानीय और रीति रिवाजों से छेड़छाड़ करने से डरती थी क्योंकि उसी समय तुरंत का आंदोलन हो रखा था तो डर लग रहा, ठीक है। अगर निजी स्तर पर मिशनरी स्कूल खोले गए, यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए निजी स्कूल निजी स्तर पर खोले गए, ठीक है, क्योंकि सरकार डर रही थी कि उस समय किसी जो भारतीयों के या धार्मिक या रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुरंत ये आंदोलन हुआ था तो अंग्रेजों में एकदम तो बैठ गया था कि इनके साथ धार्मिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने निजी स्कूल खोले गए, ठीक है। अब देखो श्रीरामपुर कॉलेज, ठीक है, ये कहाँ खोला गया था, तो हुगली नदी के तट पर बंगाल में खोला गया, ठीक है। हुगली नदी के तट पर स्थित ये संस्थान भारत में आधुनिक मुद्रण, ठीक है, पैसे संबंधित, ठीक है, मुद्रण और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है, उस समय श्रीरामपुर कॉलेज हुगली नदी के तट पर कलकत्ता में मुद्रण और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया, उससे पहले याद रखना होगा। अब देखते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते थे या किस प्रकार पढ़ते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे उस समय संग्राम में, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने क्या सुधार किया उसके बारे में बात करेंगे कि स्थानीय पाठशालाओं का सच, जो बच्चे हैं जो स्थानीय पाठशालाओं में या गाँव में पाठशाला की हुई थी उनमें ज्ञान प्राप्त करते थे तो उनका क्या सच था, किस प्रकार की थी, ठीक है। तो 1830 के दशक में विलियम एडम, ठीक है, 1830 के दशक में विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया, ठीक है। जो एडम है, विलियम एडम है, वो 1830 ईस्वी के दशक में बंगाल और बिहार के क्षेत्र हैं उनके स्थानीय रूप से भ्रमण करते हैं और यहाँ लोगों के बारे में प्राप्त करते हैं और स्थानीय पाठशालाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या लोग कैसे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई होती है, कितने लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसी स्थिति है, कहाँ बैठने की जगह है, क्या बोर्ड वगैरह है नहीं है, उनके पास पेन कॉपी किताब है या नहीं, किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है उसके बारे में करते हैं, ठीक है। विलियम एडम से याद रखना, बंगाल और बिहार पर, ठीक है। तो इन्होंने जो रिसर्च की या उन्होंने जो वहाँ भ्रमण किया, ऐसे दौरा किया, उनसे इनको क्या पता लगा उनके बारे में, ठीक है। इनको ये पता लगा कि 1 लाख से अधिक छोटी पाठशाला है, ठीक है। बिहार और बंगाल, सिर्फ बिहार और बंगाल में 1 लाख से अधिक छोटी पाठशालाएं हैं, स्थानीय रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। प्रति पाठशाला में औसतन 20 विद्यार्थी, ठीक है, औसतन मान सकते हैं, उन्होंने इस तरह माना कि कम से कम एक विद्यार्थी जो है एक पाठशाला में 20 बच्चे हैं औसतन विद्यार्थी, ठीक है। तो कुल 20 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा का दिया, ठीक है। जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बहुत 20 लाख बच्चे हैं उनको शिक्षा की जरूरत है, अभी जो पढ़ रहे हैं स्थानीय पाठशाला, ये इस प्रकार स्थानीय पाठशाला है, ठीक है। बच्चों को काम करना सिखाया जाता है, ठीक है, ज्ञान के बारे में, ठीक है, कुछ लकड़ी की वस्तु बनाना सिखाया जाता है, ज्यादा कुछ सामान है, ठीक है, ये ज्ञान प्राप्त करवाना है, ठीक है। अब देखो ये जो स्थानीय परंपराएं थी
इनमें बताने ये लचीलेपन इनमें लचीलापन और गुरु परंपरा थी, ठीक है। यानी इसमें ऐसा कॉपीराइट मतलब कॉपी पेन कॉपी नहीं थी उसमें, ऐसा था कि गुरु सामने बैठ रहा है और उनको बच्चों को जो बच्चों के जो अनुरूप उनको बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए या बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा है उन्हीं को गुरु बैठ के शिक्षा देता था, ठीक है। और लचीलापन ऐसा था कि इसमें जो जैसे बच्चे जो किसान लोग होते हैं, किसान खेती करते हैं, तो खेती कटाई के टाइम बच्चों को घर पे जरूरत है तो उस समय छुट्टियां करते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कोई निश्चित ढांचा नहीं था, ठीक है। यानी किसी ऐसा कोई निश्चित ढांचा नहीं था कि जो संस्था बनी हुई है और ऐसे नियमावली चलती है, ऐसा कोई निश्चित ढांचा नहीं था, ठीक है। ना बेंच थी, ना ब्लैक बोर्ड था, ना सालाना इम्तिहान, ठीक है। ना ही कोई ऐसी कोई परीक्षा होती थी बड़ी कोई, और ना ही कोई जो बेंच वगैरह पुस्तक वगैरह ऐसे बैग वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ गुरु परंपरा थी, गुरु ही सब कुछ तय करते, ठीक। गुरु ही शिक्षा देते सब कुछ तय करते थे कि आपको अगर आ जाना आज पढ़ाई करो, फिक्स नहीं था, नियमावली नहीं थी, ठीक है। अब देखो आय के अनुसार फीस, ठीक है। जो लोग जिस प्रकार से अमीर लोग हो गए उनसे ज्यादा पैसे लेते थे, जो गरीब लोग हो गए उनसे कम पैसे लेते थे, जिस प्रकार व्यक्ति की आयु है उसी के आधार पर उसके बच्चे की शिक्षा दी जाती, ठीक है। मतलब उसकी फीस ली जाती, ठीक है। शिक्षा सबको बराबर देती थी, अमीरों से ज्यादा और गरीबों से कम फीस ली जाती थी, ठीक है। और मौखिक शिक्षा, ठीक है। शिक्षा सिर्फ मौखिक दी जाती थी, पेन कोई किताब मैंने पहले बताया नहीं थी, ठीक है। शाम बैठते और गुरु बताता था कि ये है होता है, ये शिक्षा देती है। किताबों के बजाय गुरु विद्यार्थी की जरूरतों के हिसाब से पढ़ रहा है, ठीक है। किताबें नहीं थी, सिर्फ जो विद्यार्थी को जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हीं के आधार पर गुरु पढ़ाते थे, ठीक है। अब देखो अंग्रेजी शिक्षा और हमारी जो पराजयवादी शिक्षा है उसमें क्या तुलना है, तुलना करके देखते हैं, ठीक है। कि जो भारतीय जो परंपरागत पाठशालाएं थी उनमें और जो अंग्रेजों ने शुरू किया उनमें क्या अंतर था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तुलना करते हैं दोनों की शिक्षा प्रणाली में तुलना, ठीक है। जो हमारी जो पारंपरिक पाठशाला है जो पहले से चली आ रही थी वो, और नई जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में बात करें, ठीक है। प्रमुख कार्य जो अनुशासन, उनमें अनुशासन किस प्रकार का था दोनों में देखते हैं, ठीक है। तो उनमें लचीलापन मैंने अभी बताया था, क्योंकि अगर फसलों की कटाई हुई तो उसमें छुट्टी कर देते हैं, जैसे कि कोई फिक्स नहीं है किसी खेत में फसल कटाई तो उस समय छुट्टी कर देते हैं, ऐसा ठीक है। लेकिन इन जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है इसमें कठोर नियम है, ठीक है। नियमों के अनुसार चलना था, ठीक, समय सारणी थी, ऐसे नहीं कि आप छुट्टी कर दोगे आराम से, हाँ ठीक है, नियम अनुसार। और देखो साधन क्या कहता है पढ़ाई का, ठीक है। उस समय साधन कितनी प्राकृतिक छांव या मंदिर, किसी मंदिर के पास में बैठ के पढ़ाई करवा रहे हैं या किसी पेड़ के नीचे या प्राकृतिक रूप से जो कहीं अच्छी जगह है पढ़ने योग्य है वहां पर बैठ के पढ़ाई करवाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली है इसमें पक्की इमारतें और क्लासरूम होगा, ठीक है। पक्की इमारतें और क्लासरूम, जैसे अपन आधुनिक शिक्षा में देखते हैं जिसमें क्लासरूम पक्की, ठीक है। और मूल्यांकन किस प्रकार होता था, कोई निरंतर मौखिक सवाल मूल्यांकन इस प्रकार उनसे लोग बच्चों से पूछ कर बोल कर या मौखिक रूप से सवाल होता, ठीक है। यही मूल्यांकन का तरीका था। लेकिन जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली उसमें साल के अंत में लिखित रूप से परीक्षा ली जाती है, ठीक है। जो हम आज भी देखते हैं मौखिक और लिखित परीक्षा होगी। अब देखो अंग्रेजों की शिक्षा के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। भारतीयों की प्रतिक्रिया अंग्रेजी शिक्षा नीति के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। कुछ लोग मानते थे कि जो भारतीय ना, अब देखो सुधारवादी पक्ष कौन मानते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो भारतीयों में एक सुधारवादी पक्ष है, ठीक है। क्योंकि भारतीयों बात करते हैं अपन राजा राम मोहन राय जानते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे लोग पश्चिमी शिक्षा को आधुनिकता का द्वार मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ ये सत्य था कि जो भारतीय शिक्षा की तुलना में आधुनिक शिक्षा उस समय जो यूरोप की शिक्षा है ज्यादा आधुनिक और सटीक और वैज्ञानिक रूप से सही थी, ठीक है। और विरोध का स्वरूप, ठीक है। किन किन लोगों ने विरोध किया है, जो ये जो भारतीयों की प्रतिक्रिया है अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उनके बारे में, ठीक है। राजा राम मानते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो हमें भारतीयों को आधुनिकता की राह पर ला सकती है, ठीक है, ऐसा मानते थे। लेकिन इनका विरोध बहुत सारे गांधी जी वगैरह सबने विरोध किया, क्योंकि गांधी ऐसा मानते थे कि ये गुलामी की है, ठीक है, ये हमें गुलामी की जनता में जकड़ रहा है, ठीक है। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर इसे मानसिक गुलामी का रास्ता बोला, ठीक है, कि अंग्रेज जैसा हमें मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए लेके आए, ठीक है, इसका रास्ता मानते गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर। यही कौन समर्थक थे, कौन कौन विरोधी थे। अब देखो इस अध्याय का निष्कर्ष, ठीक है। अपने अध्याय के बारे में पूरी जो जानकारी थी हमारे थोड़ा सा देता है, इसके बारे में पूरी हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उसके बारे में। अब देखो निष्कर्ष, ठीक है, जो भारतीय परंपरा से चली आ रही है वो और अंग्रेजी शिक्षा किस प्रकार सुधार किया, कौन कौन से समर्थक थे, कौन कौन से विरोध किया, उसके बारे में जान, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारत के शैक्षणिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया, ठीक है। क्योंकि अपन पहले पढ़ा कि पाठशाला गुरु परंपरा थी यही था, ठीक है। लेकिन शिक्षा अलग थी, ठीक है। जहाँ इसने आधुनिक ज्ञान के द्वार खोले
ठीक है। वहीं इसने हमारी प्राचीन और लचीली स्थानीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया, ठीक है। गुरुकुल परंपरा को इसने बिल्कुल नष्ट कर दिया, ठीक है। यह अध्याय हमें शिक्षा के औपनिवेशिक उद्देश्य और उसके दूरगामी परिणामों को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए। जय हिंद साथियों, यही थी हमारी क्लास थी।